नमस्कार। साहित्य, संगीत और सिनेमा के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं केशव राय। आज के एपिसोड में हम सर्वाधिक क्रांति लेखन को लिखने वाले लेखक श्री कृष्ण सरल जी के बारे में चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान हैं आज वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार, जिन्होंने साहित्य जगत में अपनी रचना धर्मिता से देश भर में नाम कमाया है और उनका नाम है आप मूर्धन्य साहित्यकार श्री कृष्ण सरल और डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन जी का भी आपको आशीर्वाद और प्यार रहा है। तो हम बात करते हैं नरेंद्र सिंह अकेला जी, वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार। नमस्कार सर। केशव जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपने मुझे अपने चैनल में याद किया। सबसे अच्छी बात तो यह है कि जिस पावन नगरी में हम आज बातचीत कर रहे हैं, ये भगवान महाकाल की नगरी है। पूर्ण सलीला शिप्रा के तट पर बसी हुई ये नगरी बहुत ही अलौकिक और बहुत ही पौराणिक नगरी है। इसके अलावा आपने आज जो बातचीत का हमारे सिलसिला यहाँ पर जो तय किया है वो स्थान है कालिदास अकादमी। ये जो आप देख रहे हैं, इस अकादमी के दाएं ओर जो तालाब है, इस तालाब में कमल सुशोभित हैं। कितनी खूबसूरती के साथ प्रकृति का जो आनंद आप और हम यहाँ ले रहे हैं, ये कमल इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कालिदास ने किस तरह यहाँ पर बैठकर, पूर्ण सलीला शिप्रा के तट पर बैठकर किस तरह अपनी रचनाओं का लेखन किया होगा। उसी स्थान पर आप हम दोनों श्री कृष्ण सरल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आज बात करने के लिए यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अकेला जी, श्री कृष्ण सरल जी ने 15 महाकाव्य लिखे हैं। शायद विश्व में इतने महाकाव्य किसी ने नहीं लिखे, ये सौभाग्य प्राप्त उन्हीं को है जी। तो जो 15 महाकाव्य हैं उनके बारे में थोड़ा आप बताएं। देखिए, 15 महाकाव्य की जहाँ बात मैं करूँ तो आप जयशंकर प्रसाद जी को लीजिए। उन्होंने साहित्य पर बहुत कुछ लिखा। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा, अनेक साहित्यकारों ने लिखा, लेकिन सबने अपने अपने विषय चयन किए और उस पर लिखा। लेकिन श्री कृष्ण सरल जी एकमात्र ऐसे मूर्धन्य साहित्यकार, कवि थे जिन्होंने सिर्फ उससे वीरों के लिए लिखा। हालांकि वैसे देखा जाए तो उन्होंने 124 ग्रंथ लिखे, जिसमें 15 महाकाव्य सिर्फ शहीदों पर है। 34 उनकी किताबें अंग्रेजी में उनका अनुवाद हुआ और 23 उन्होंने खंड काव्य या प्रबंध काव्य भी लिखे। इस प्रकार कुल टोटल 124 ग्रंथों का उन्होंने लेखन किया है। सरल जी से हमारे बहुत ही अच्छे निकट के संबंध रहे। हम उनके चरणों में बैठकर रचनाएं लिखना सीखते थे, उनसे आशीर्वाद लिया करते थे। उनके बारे में सबसे अच्छी बात ये थी कि वो जितने अच्छे कवि थे उतने ही अच्छे इंसान भी थे। बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, दुर्भाग्य इस देश का कि 15 महाकाव्य सिर्फ और सिर्फ शहीदों पर लिखने वाले उस कवि को आज तक पद्मश्री तक नहीं मिल पाई। संस्थाओं ने सम्मान किया, लोगों ने सम्मानित किया, लेकिन सरकार ने आज तक अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं किया। कई बार वे राजनीति का शिकार हुए, उनके मन में इस प्रकार का दर्द भी था, लेकिन उन्होंने कभी इसको अन्यथा नहीं लिया, या उन्होंने कभी ये नहीं माना कि मुझे प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, मुझे पुरस्कार नहीं मिल रहे हैं तो आज मैं लिखना छोड़ दूं। किताबें कहती हैं और हमारा अनुभव ये कहता है, वो बताया करते थे कि पहला महाकाव्य जब उन्होंने भगत सिंह पर लिखने का सोचा तो उनके पास पैसा नहीं था। भगत सिंह जी की माता जी विद्या देवी से उनका वचन था कि माँ, मैं आपके बेटे पे जरूर लिखूंगा। इसलिए लिखूंगा कि पुरुषोत्तम दास जी टंडन ने उन्हें प्रेरित किया था कि श्री कृष्ण, तुम क्या लिखते हो, तुम देशभक्ति पे क्यों नहीं लिखते हो।
तुम्हारा तो जीवन पूरा, तुम 1942 में देश के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ते समय तुम वहाँ पर भी गए। अशोकनगर में तुम्हें याद होगा कि जब तुम छठी कक्षा के बालक थे तब क्रांतिकारियों को ले जाया जा रहा था, तब तुमने एक अंग्रेज को पत्थर मारा था, लाठीचार्ज हुआ था, तुम उस हमले में घायल हुए थे, याद है ना श्री कृष्ण तुम्हें? सरल जी ने कहा हाँ दादा मुझे याद है। दादा आपको ही कैसे याद है? उन्होंने कहा बेटा मुझे सब याद है, मेरा नाम पुरुषोत्तम दास टंडन है, मेरी स्मृति बहुत अच्छी है। तब उन्होंने ये प्रेरणा ली और शपथ ली कि मैं शहीद आज़म भगत सिंह पे लिखूँगा। पैसा नहीं था, पत्नी के जेवर और घर में जो भी कीमती सामान था वो सामान बेच करके उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। अब दिक्कत इस बात की थी कि उस समय कोई भी प्रकाशक चंद्रशेखर आज़ाद या भगत सिंह पर किताब निकालने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से कुछ प्रकाशक तैयार हुए, डेढ़ा पैसा देकर के किताब निकाली गई। और दोस्तों हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि भगत सिंह की माताजी ने ही उस किताब का, उस महाकाव्य का विमोचन किया था। तो ऐसे से सरल जी का ऐसा व्यक्तित्व था कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष में बिताया। यहाँ शिक्षा महाविद्यालय में वो प्राध्यापक पद से सेवानिवृत्त हुए और एकाकी जीवन भी उनका लिखने में ही बीता। आज भी उनके घर पर कई पांडुलिपियाँ रखी हुई हैं, लेकिन दुर्भाग्य इस देश का कि वो पांडुलिपियाँ सिर्फ उनके घर में कैद होकर रह गई। यदि देश की संस्थाएं चाहें तो उन पांडुलिपियों को बाहर निकालकर जन जन तक उन्हें पहुंचाया जा सकता है। अच्छा सर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि सरल जी लेखन भी करते थे, प्रकाशन भी, वितरण भी, तीनों एक साथ करते थे वो। और दूसरी बात, एक बात है, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर, क्रांति लेखन पर इतना लिखा है। तो हमारे भारत में जब 15 अगस्त और 26 जनवरी का पर्व होता है जी, तो उनको राष्ट्र उस बड़े स्तर पर, व्यापक स्तर पर याद क्यों नहीं करता है? उनकी कृतियों को, उन पर कार्यक्रम, जैसा कि आपने कहा उनको पद्मश्री मिलना चाहिए, तो कार्यक्रम भी कर याद नहीं किया जाता है। केशव जी आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही है। आज सच बड़ा कड़वा लगता है, लेकिन मैं सच कहने से चूकूंगा नहीं, क्योंकि मैंने सरल जी के छत्र छाया में बैठ कर के रचनाएं लिखी हैं, उनका आशीर्वाद लिया है। कारण ये है कि आज साहित्य की स्थिति ऐसी हो गई है कि व्यंग विधा की बात करूं, काव्य की बात करूं, तो ये हो गया है कि तू मुझे बुला और मैं तुझे बुलाऊं। आपको केशव जी सुनकर के आश्चर्य होगा कि महाविद्यालयों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटी में तो समय समय पर सेमिनार लगाए जाते हैं, बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया जाता है, उसमें भी आजकल ये होने लगा है कि मैं तुझे बुलाऊं तू मुझे बुलाऊं वाली स्थिति हो गई है। तो ऐसे में कौन सरल जी को याद करेगा? सरल जी अब नहीं है, जब वो थे तब उन्हें याद नहीं किया गया है। दुर्भाग्य हमारे देश का, हमारे प्रदेश का और हमारे लोगों का। आप यदि इजाजत दें तो सरल जी को मेरी 4 पंक्ति जिसे मुक्तक कहते हैं बहुत पसंद था। आप कहें तो वो सुनाऊं? बिल्कुल। हम जो कि उनके बाद बैठा करते थे तो हमें तो गीत और गज़ल लिखने का शौक था। एक दिन मन में क्या कि क्यों ना हम भी भगत सिंह और आज़ाद पे लिखें, तो मैंने एक मुक्तक लिखा और दादा को बताया। कर दिया आज ये ऐलान चमन वालों ने, कर दिया आज ये ऐलान चमन वालों ने, कर दिया आज ये ऐलान चमन वालों ने। इसको रोक सकते हैं क्या? नहीं रोक। हाँ चलिए, कोई आगे बढ़ाते हैं। हाँ आगे बढ़ाते मुझे याद नहीं आ रहा है, आगे बढ़ाते हैं। मैं बात यह है कि खून से लिखी थी तारीख भगत सिंह तूने, तुझको ठुकरा दिया तेरे ही वतन वालों ने। इस तरह से वो मुक्तक था और सरल जी को बड़ा पसंद था। तो
कहने का मतलब ये है कि आज जो सच्चे कवि हैं वो अपने जिजीविषा के दौर से गुजर रहे हैं, और जिन्होंने राष्ट्र के लिए लिखा है वो अपने घर पे बैठ के कुम्हला रहे हैं। इस व्यवस्था को बदलना होगा और देश की जो संस्थाएं हैं उन्हें आगे आना होगा। वो आगे आएंगी तभी सरल जी के जो काव्य रखे हुए हैं, सरल जी का आखिरी महाकाव्य था सुभाष चंद्र बोस। सुभाष जी पे उन्होंने लिखा था और उनका जितना भी पैसा था वो सब खत्म हो चुका था, और उन्होंने उन स्थानों पर जाकर के यात्राएं की थी जहाँ जहाँ सुभाष चंद्र बोस गए थे। जैसे कि कुछ शहर का नाम या देश के नाम? बर्मा भी गए थे वो, और गोवा भी गए थे, और जहाँ जहाँ मतलब रंगून भी गए थे। सरल जी ने ये प्रण लिया था कि जहाँ जहाँ सुभाष चंद्र जी के कदम पड़े हैं मैं वहाँ जाऊँगा, और उन्होंने कर्जा लेकर के यात्राएं की और सुभाष जी पे उन्होंने लिखा, और बहुत अच्छा लिखा। कि देशभक्ति का जो लेखन है, ऐसा भी मैंने पढ़ा है, वो महाबली जो है ना उसमें कि भाई उनके पूर्वजों का इसमें वंश की जो परंपरा आ रही, वो भी 1857 के युद्ध में उनके पूर्वज भी लड़े हुए थे। जी जी, इसमें ऐसा भी कुछ पढ़ने में आया है। देखिए, सरल जी क्रांतिकारी विचारधारा के कवि तो थे, लेकिन भगवान महाकाल का उन पर बहुत आशीर्वाद था। लेकिन उनके इष्ट हनुमान जी थे, वो हनुमान जी को बहुत पूछते थे। तो हमने उनसे पूछा कि दादा आप हनुमान जी को क्यों पूछते हैं? तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी अपने आप में एक जीवन प्रबंधन है। फिर हनुमान जी की व्याख्या करते थे। आज बहुत से लोग हैं हनुमान जी पे व्याख्यान देते हैं, बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा देखिए, हनुमान जी बुद्धि ज्ञान के दाता हैं, अतुलित बल भी उनके पास है, लेकिन ज्ञान भी है उनके पास। तो आपको यदि ज्ञान चाहिए तो हनुमान जी से लीजिए। शिप्रा तट पर बैठकर श्री कृष्ण सरल जी गोधूली बेला में अपनी लेखन जो प्रक्रिया उसको समाप्त कर दिया करते थे। सुबह वो पहुंच जाते थे, साथ में उनके टिफिन हुआ करता था। कभी वो नरसिंह घाट जाते, कभी वो रामघाट जाते, और इस तरह से वहाँ पर वो घूमते फिरते लिखा करते थे। वहीं तट पर बैठकर उन्होंने महाबली की रचना की, और हनुमान जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा लिखा, जो लोगों ने बहुत पसंद किया, बड़े प्रेम से वो सुनाते भी थे। आज उज्जैन में कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो सरल जी को उनकी जयंती पर याद करती है, और मुझे तो बड़ी खुशी की बात है कि उनके घर के सामने जो दशहरा मैदान है वहाँ पर उनकी मूर्ति को लगाया गया है, और जब भी उनकी जयंती आती है कुछ लोग उन्हें माल्यार्पण करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन जिस तरीके से सरल जी को याद करते हैं, केशव जी आपको एक बात और कहना चाहूँगा कि कई कवि हमारे प्रदेश में ऐसे हुए जो वहीं सिमट कर रह गए। आज उनकी याद में हमारा जो संस्कृति विभाग है भोपाल का, वो हर साल कवि सम्मेलन करता है। 2, 2.5, 3 लाख रुपए लगा करके कवि लोग आते हैं, चुटकुले सुनाते हैं, चले जाते हैं, लोगों की रात खराब होती है। मैं तो मध्य प्रदेश शासन से आपके मार्फत ये अपील करूँगा कि सरल जी की याद में भी ऐसे साहित्यिक आयोजन होना चाहिए, ताकि उनकी यादें हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उनके दिल में बसें, वरना ये पीढ़ी सरल जी को भूलती चली जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से डाक टिकट भी जारी होना चाहिए सरल जी के याद। देखिए, डाक टिकट तो आज बहुत सामान्य बात है। डाक टिकट के तो डाक विभाग ने आजकल ऐसा कर दिया है कि आप 1500, 2000 रुपये दीजिए और डाक टिकट छपवा लीजिए। लेकिन उनकी स्मृति को यदि संजो के रखना है तो मुख्यमंत्री को और हमारे जो संस्कृति मंत्री हैं उन्हें सोचना चाहिए कि सरल जी की याद में प्रदेश सरकार की ओर से पुरस्कार देना चाहिए। कई उनके बाद के साहित्यकारों के नाम पर कई कवि हैं उनके नाम पर पुरस्कार दिए जा रहे हैं, फेलोशिप दी जा रही है। लेकिन क्या कारण है कि सरल जी की याद में कुछ नहीं होता है? दोषी हम ही लोग हैं। आज यदि हम लोग खड़े हो गए और हमने अगर प्रण कर लिया कि हमें सरल जी को बहुत आगे तक पहुंचाना है, जन जन तक उनका नाम पहुंचाना है, तो मुझे नहीं लगता केशव जी कि हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। आज आपके पास इतना बड़ा चैनल है, आज पूरा देश आपको देख रहा है, आप
कला संस्कृति साहित्य के प्रति इतने समर्पित हैं। बड़े बड़े कलाकारों को आप उज्जैन लेकर के आते हैं, यहाँ लोगों से उनकी मुलाकात कराते हैं। आप यदि चाहें तो सरल जी पर बहुत कुछ हो सकता है। जैसे प्रदीप जी के लिए आपने इतना काम किया, जो प्रदीप जी के लिए हुआ। प्रदीप जी तो चलिए रुपले पर्दे के एक संगीतकार थे। ए मेरे वतन के लोगों, ज़रा याद करो कुर्बानी बड़नगर के थे। लेकिन सरल जी तो उज्जैन में ही रहे, अशोकनगर से वो यहाँ आए, यहीं आकर के बस गए। एक बात उनके बारे में बताता हूँ कि वो साहित्य के प्रति उनका रुझान इतना था कि हाई स्कूल की परीक्षा में जब इतिहास का पेपर था तो उन्होंने अपने जितने भी प्रश्न थे उसके उत्तर सब काव्यात्मक लिखे, कविता में लिखे। कॉपी जांचने वाले बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये व्यक्ति कौन है। बुलाया गया तो पता चला ये श्री कृष्ण है, तो उन्हें वहाँ सम्मानित किया गया। ऐसे सरल जी आज हमारे उज्जैन में रहे हैं। 20 वर्ष पहले हमने शक्तिमान, उन दिनों बहुत लोकप्रिय सीरियल चल रहा था जी, तो मुकेश खन्ना जी को आमंत्रित किया था। तो हमने मुख्य अतिथि श्री कृष्ण सरल जी को आमंत्रित किया था और उनको हिंदी सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया था जी। वो फोटो मैंने आज फेसबुक पर डाला भी है जी। अभी आपको श्री कृष्ण सरल जी के नाम से सम्मानित किया गया है। तो आज के दौर में सरल जी जैसा उस लेखन परंपरा को कौन बढ़ा रहा है? जी केशव जी, आपने जो बात की सरल जी का सम्मान, तो बड़ी खुशी की बात है कि उज्जैन में कार्तिक का मेला लगता है और कार्तिक मेले में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन होता है। बड़े पैमाने पे यह कवि सम्मेलन होता है और मुझे सरल जी का ही, सुमन जी का आशीर्वाद समझ लीजिए कि 5 साल लगातार वहाँ कवि सम्मेलन का संचालन करने का महापौर का अवार्ड मुझे मिला। और अभी अभी नगर निगम ने सरल जी की याद में एक अवार्ड घोषित किया है, 21,000 रुपये का श्री कृष्ण सरल सम्मान। ना जाने कहाँ से नगर निगम के पार्षदों, महापौर, नगर निगम के अध्यक्ष को ये पता चला कि नरेंद्र सिंह अकेला एक ऐसा व्यक्ति है जो सरल जी के सानिध्य में जिसने लिखना सीखा, सरल जी के साथ रहा, तो पहला पुरस्कार अकेला को दिया जाए। तो वो पुरस्कार मुझे यहाँ दिया गया। अब आपने कहा कि आज के दौर में सरल जी के समकक्ष कौन है। देखिए, आज जितने भी कवि हैं वो वीर रस पे लिख तो रहे हैं, औज में लिखते हैं, लेकिन मंच के लिए लिखते हैं। उनका उद्देश्य यह नहीं होता है कि मैं किसी शहीद पे लिखूं, मैं देश पे लिखूं। वो ये देखते हैं कि ताली कहाँ बज रही है। अगर किसी रचना पर ताली नहीं बजती है तो आप यकीन मानिए केशव जी, मेरा अनुभव है, मैं भी पिछले 35 सालों से मंचों पे जा रहा हूँ। कई देश के विभिन्न हिस्सों में मैंने कविता पाठ किया है। तो ये मेरा अनुभव है कि यदि कोई वीर रस का कवि किसी कविता अगर श्रोता पसंद नहीं करते तो वो सुनाना बंद कर देता है। वो कहता बोले ये कविता सुनाने से क्या फ़ायदा। कविता वो होना चाहिए जिस पर लोग ताली बजाएं। तो आज ताली बजाने वाली कविता लिखी जा रही है और सरल जी ने कविता बजाने वाली ताली नहीं लिखी, उन्होंने तो देश को बजाया है। तो आज ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है जो आज हमें कहीं नज़र नहीं आती है। सरल जी ने सब कुछ किया, अपना पैसा लगाया, लेखन किया, समाज देश के प्रति इतने वो चिंतित थे और उन्होंने अपनी लेखनी में उजागर भी किया। तो उनको कहीं ना कहीं किसी व्यवस्था से शिकायत थी, ऐसा कभी लगा? जी हाँ, शिकायत थी उन्हें और ये उनकी सरलता और सज्जनता थी कि उन्होंने किसी मंच पर अपनी भावना व्यक्त नहीं की। उनके स्थान पर कोई भी व्यक्ति यदि होता तो अपना आक्रोश व्यक्त कर सकता था। अभी पिछले दिनों की बात है, हमारे देश के एक कव्वाल हैं असलम साबरी, उन्होंने कार्यक्रम में बड़े अच्छे ढंग से काव्यात्मक तरीके से अपनी पीड़ा व्यक्त की कि मुझे इस देश में पद्मश्री अगर नहीं मिले तो मुझे कोई गम नहीं है। नहीं मिलेगा मतलब आप पद्मश्री चाहते हैं। बोले साहब मुझे कोई चाहत नहीं है, लेकिन हर व्यक्ति की चाहत होती है। तो कहने का मतलब ये कि उन्होंने ये बात कही। हमारे देश के प्रख्यात कवि हैं हरिओम पवार, बहुत नाम है उनका। उन्होंने भी एक कविता लिखी, मुझे पद्मश्री दिलवा दो जी।
और कुछ कवियों को पद्मश्री मिल भी गई, लेकिन सरल जी को पद्मश्री नहीं मिली। जो राष्ट्र गौरव सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, नहीं मिला। उन्होंने पीड़ा व्यक्त की। वो अपने घर में अपने साथियों के साथ, हम उनके बच्चे के समान थे, हमारे बीच बैठ करके वो बातचीत किया करते थे, लेकिन हमने उन्हें किसी भी कार्यक्रम में ये कहते नहीं दिखा कि वो कभी सरकार को या किसी प्रशासन को कोस रहे हैं कि साहब मुझे पुरस्कार नहीं मिला। ये उनकी सरलता थी और इसीलिए उनको श्री कृष्ण सरल के नाम से जाना जाता था। आज वो सरलता, ऐसे सरल लोग केशव जी देखने को नहीं मिलते हैं। तो ये जो नगर निगम ने किया, प्रतिवर्ष होगा उनके नाम से पुरस्कार? जी हाँ, ये नगर निगम ने जो पुरस्कार की घोषणा की है, ये प्रतिवर्ष किसी भी एक कवि को पुरस्कार दिया जाएगा। और खुशी और गौरव की बात है कि आपके भाई नरेंद्र सिंह अकेला को सरल जी की याद में ये पुरस्कार मिला है। उनकी कोई कविता या रचना अगर सरल जी की? देखिए, सरल जी की जो वो महाबली में कविता है, जो बच्चों को याद है, वो गाते थे, मैं अमर शहीदों का चारण, मैं अमर शहीदों का चारण यश उनके गाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण यश उनके गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। तो सरल जी जब हमारे बीच बैठते थे तो मैं इस तरह से गाता था, तो वो अपनी किताबें ला कर मुझे देते थे, लो बेटा ये भी गाओ, बेटा ये भी गाओ। तो इस तरीके से वो मुझे अपनी पंक्तियाँ घर पे दिया करते थे। मेरी आवाज़ उस ज़माने में बहुत ही अच्छी हुआ करती थी। ये बात 30-35 साल पुरानी है। तो सरल जी ने बहुत लिखा, अच्छा लिखा। महाबली की कुछ पंक्तियाँ आपको मैं सुना देता हूँ जी। जनप्रिय हो जाता नहीं अकारण कोई, जनप्रिय हो जाता नहीं अकारण कोई, जन सेवा में गलना खपना पड़ता है, जन सेवा में खलना खपना पड़ता है। और जनता की आंखों में चढ़ने से पहले, जनता की आंखों में चढ़ने से पहले जन सेवक को जलना तपना पड़ता है, जन सेवक को जलना तपना पड़ता है। अभी यदि अभिष्ट उपलब्ध हो बड़ी अपनी, तो बड़ा त्याग कोई करना पड़ता है। मिलती फूलों के सेज तभी जब पहले कांटों के ऊपर चलना पड़ता है, कांटों के ऊपर चलना पड़ता है। यदि है अभिष्ट लालिमा उषा की मधुरिम, यदि है अभिष्ट लालिमा उषा की मधुरिम, तो अंधकार भी हमें झेलना पड़ता है, तो अंधकार भी हमें झेलना पड़ता है। यदि चाह हमारी मृत्युंजय पद पाएं, तो सदा जान पर हमें खेलना पड़ता है, सदा जान पर खेलना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अपना दर्द इस तरीके से कविताओं में रखा कि किस तरह से कांटों पे चलना पड़ता है, किस तरह से आग में जलना पड़ता है। आज हमारी युवा पीढ़ी को उनसे सबक और सीख लेने की ज़रूरत है। तो इसके लिए कोई अभियान चलना चाहिए, वो सरकार चला सकती है यकीनन, यकीनन साहित्यकारों या जो आज के प्रगतिशील लेखक संघ या आधुनिक लेखक हैं, ये इस तरह से सरल जी को याद करते हैं। जी हाँ, उज्जैन में सरल जी के ऊपर ही एक संस्था बनी हुई है। उसमें हालांकि ज़्यादा लोग नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं सरल जी के दिल से जुड़ने वाले लोग हैं, वो सरल जी को याद करते हैं और सरल जी के नाम पर सम्मानित भी करते हैं। तो मैं तो लोगों से कहूँगा कि उस संस्था से ही जुड़ें, कम से कम काफिला आगे तो बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था जाने भी मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारवा बढ़ता गया। तो कारवा कैसे बढ़ेगा? कारवा ऐसे बढ़ेगा कि जब हम जन जागरण अभियान चलाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, उत्प्रेरित करेंगे, तब संस्था से लोग जुड़ेंगे। और आप जैसे लोग जब आगे आएंगे केशव जी, तो यकीनन मुझे नहीं लगता कि कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो। यहाँ वो दुष्यंत जी ने कहा था, यदि हम चाहें तो क्या नहीं हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। इनका कोई ऑडियो या इन पर कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह ऐसा किसी ने प्रयास किया? नहीं, देखिए उस ज़माने में तो जिस दौर में सरल जी थे, उस दौर में तो बड़ी मुश्किल से लोगों के घर में टेलीफोन हुआ करते थे। नहीं, आज कोई कर रहा है कि नहीं? आज अभी तक तो मेरी जानकारी में तो ऐसा नहीं है कि मुझे पहले व्यक्ति ऐसे नज़र आए हैं कि जिनने सुमन जी पर इतना बड़ा काम किया कि आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उन पर
एक मशाल लेकर के चल रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर कोई शॉर्ट फिल्म वगैरह ऐसी नहीं बनी है। और मैं तो केशव जी कहता हूँ, आपसे कहता हूँ कि आप पिछले 35-40 सालों से मुंबई में हैं, बड़े बड़े कलाकारों से, फिल्मकारों से आप जुड़े हुए हैं। आप उनके ऊपर फिल्म बनाइए, निश्चित रूप से वो फिल्म लोगों को पसंद आएगी। देश में नहीं सही, मेरा दावा है कि पूरा उज्जैन उसे देखेगा। पूरा देश देखेगा, क्यों नहीं देखेगा। पहले आप उसको उज्जैन में लाइए, उज्जैन से उसको प्रदेश में, और हम जैसे लोग आपके साथ हैं, उसको फिर देश में आप लॉन्च कीजिए और पूरा देश उन्हें देखेगा। तो धन्यवाद सर आपको। बहुत और बहुत इसी तरह से हम आपको जो महान हस्तियां हैं, जो साहित्य जगत की हैं और संगीत जगत की हैं, सिनेमा जगत की हैं, ऐसी हस्तियों के बारे में, उनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में आपको बताते रहेंगे। आज का आपको एपिसोड कैसा लगा, आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आपके सुझाव हमको स्वीकार रहेंगे। और श्री कृष्ण सरल जी के बारे में भी अगर आप कुछ भेजेंगे हमको, वो भी हम उसका जिक्र करेंगे आगे। और हम कोशिश करते हैं कि सरल जी पर अगर अभी तक कोई शॉर्ट फिल्म नहीं बनी है तो देखिए, महाकाल बाबा की कृपा से हम प्रयास करेंगे कि हम उसको बनाएं। धन्यवाद।